क्या आप कुतुब मीनार की हाइट बिना मेज़र किए बता सकते हैं? या एक कोई काइट हवा में उड़ रही है, उस काइट की हाइट बता सकते हैं ज़मीन से कितनी हाइट पर उड़ रही है? या फिर अगर आपसे पूछा जाए अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी होगी, अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या आप मेज़र किए बिना उसको बता सकते हैं? या माउंटेन एवरेस्ट का नाम सिर्फ माउंटेन एवरेस्ट ही क्यों रखा गया, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे अमेजिंग फैक्ट तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 विच इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम उसके पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस, हमारी डेली लाइफ में उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। इसकी शुरुआत हुई थी जब एस्ट्रोनॉमी को ज़रूरत पड़ी अर्थ से अदर प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तब हर एक प्लैनेट पे जाकर उसकी डिस्टेंस को मेज़र करना पॉसिबल था ही नहीं और आज भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा क्यों ना हम यहीं पर अर्थ पे बैठे बैठे इनकी डिस्टेंस को मेज़र करें, और वहाँ से जन्म हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके बाद अगर किसी भी बिल्डिंग की आपको हाइट बतानी हो बिना मेज़र किए तब भी आप बता सकते हैं, या फिर किसी भी पहाड़ की हाइट को आपको बताना है तब भी आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये माउंट एवरेस्ट, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की और उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ थोर्डोलाइट। ये थोर्डोलाइट क्या होता है? इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ होता है और जो आगे मूवमेंट करता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। और इसकी हेल्प से आप एंगल को मेज़र कर सकते हो कि किस एंगल से उसकी जो एवरेस्ट की चोटी है उसकी हाइट कितनी है, उसको आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे बताओगे वो अभी हम सीखेंगे, बट ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, इनके ऑनर में ही उसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। इज़ दैट क्लियर? अब कुछ चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुतुब मीनार की बात करें तो मैं कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ हूँ। अभी मेरी नॉर्मल आई ये है, ठीक है। अब अगर मैं कुतुब मीनार के टॉप पर देखूँ तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। पहले मैं नॉर्मल आई थी, फिर मैंने आईज़ को ऊपर किया तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक लाइन ड्रॉ होगी, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए इस एंगल का नाम दिया जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इन दोनों की हेल्प से आप इस कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हैं। अगर आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ पता चल जाए, या तो आपको ये पता चल जाए कुतुब मीनार से आप कितनी दूर पर खड़े हुए हैं और इसका एंगल पता चल जाए, या फिर ये लाइन ऑफ साइट आपको पता चल जाए और एंगल पता चल जाए, तो आप बड़े ही आराम से इस कुतुब मीनार की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं। अब पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है? अभी नॉर्मल आई आपकी यहाँ पर है, अगर आप इस पतंग को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, और ये जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अभी तक हम दो चीज़ों को बता रहे थे। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि वो पतंग कितनी दूर उड़ रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? जस्ट सपोज अगर आप किसी एक बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और सामने से कोई कार आती है, तो अभी आपकी नॉर्मल ये आई है और आप उस कार को देखने के लिए क्या करेंगे? इस नॉर्मल आई को नीचे लेकर आएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप टॉप से नॉर्मल से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आप बता सकते हैं कि वो कार आपकी बिल्डिंग से कितनी दूर पर खड़ी हुई है। तो अभी तक हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दो चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हो, या तो हाइट या डिस्टेंस। इसीलिए इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अब हम इसके एग्जाम्पल्स को लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि इसको एक्चुअली कैलकुलेट किया कैसे जाता है। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जो आपके चैप्टर 8 में टेबल थी, एंगल्स की वैल्यूज़ थी और उसके जो रेशियोज़ थे वो आपको पता है।
लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर पिक्चर शो कर देता हूँ। ये वाली टेबल आपको लर्न होनी चाहिए और साथ के साथ में ये वाले जो फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे हैं ये भी आपको लर्न होने चाहिए। चलिए तो देर किस बात की, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अभी जो हमने देखा उसको ज़रा एक बार रिटन में भी देख लेते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंसेस की। जस्ट सपोज बेटा ये है आपका कुतुब मीनार, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो नॉर्मली आप इसको यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना। नॉर्मली आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब आप इसको देखना चाहते हैं टॉप पर। इसके जब आप टॉप पर देखना चाहते हैं तो अब आप इसको देखेंगे यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर। तो जब आप नॉर्मल यहाँ पर खड़े हुए थे और इसको ऊपर देखा तो यहाँ पर बना कुछ एंगल, ये वाला एंगल। पहले नज़र आपकी यहाँ पर थी, फिर आपने इसको ऊपर देखा, तो इसको हम बोलते हैं थीटा। और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये आपका थीटा हो गया। और ये कैसा एंगल है, एंगल देखो, ये एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर ऊपर लेकर जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरा केस देख लेते हैं। तो हमने इसमें क्या निकाली, हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। दूसरा मान लीजिए आप बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, बिल्डिंग पे आप टॉप पर खड़े हुए थे, अभी नॉर्मल आप यहाँ पर देख रहे थे। नीचे एक कोई कार आ रही थी, उस कार ने आकर यहाँ पे आपके हॉर्न बजा दिया, ठीक है। इस तरीके से कोई कार थी जिसने आकर हॉर्न बजा दिया, तो आपकी नज़र सडनली यहाँ से यहाँ पर चली गई। पहले आप नॉर्मली यहाँ देख रहे थे, अब आपकी नज़र नीचे चली गई। तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, अपनी आइज़ को डिप्रेस किया, इसीलिए यहाँ पर बनेगा एक एंगल, और उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पर भी ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो अगर आप चाहें तो इस बिल्डिंग से इस कार की डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या बता सकते हैं, इसकी हाइट। तो आप इस चैप्टर की मदद से किसी भी चीज़ की हाइट और डिस्टेंस बता सकते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी रखा गया है, या फिर नॉर्मली बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 रीड कीजिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो मैंने कुछ बातें आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं। मान लीजिए टावर है बेटा AB, और एक कोई पॉइंट है B से कितने डिस्टेंस पर, 15 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली जब आप यहाँ से ऊपर देखोगे तब बनेगा, दैट इज़ 60 डिग्री। इज़ दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, इस बिल्डिंग की हाइट की। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी AB एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट CB इज इक्वल्स टू 15 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज दैट क्लियर। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी है। देखो एंगल तो कंसिडर करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपको एक तो वो वाली साइड कंसीडर करनी है जो आपको दी हुई है, और दूसरी वो कंसीडर करनी है जो आपको निकालनी है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस, और जो साइड बची दैट इज़ हाइपोटेन्यूस। इसकी खैर हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं? तो दो ऐसे फॉर्मूले हैं, एक तो है tan थीटा, दूसरा है कौन सा, cot थीटा, ठीक है। तो भाई हम लगाएंगे फॉर्मूला tan थीटा वाला। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या लगाया हमने, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है।
ये होता है। अब थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 60। और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी आ जाएगा। और बेस क्या है, बी सी, तो बी सी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए। देखो मैंने आपको बोला है जो टेबल है वो याद होनी चाहिए, किस लिए, क्योंकि आपको ऐसी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कभी tan 45 आएगा, कभी sin 60 आएगा, कभी cos 45 आएगा, तो इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए tan 60 कितना होता है, √3, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। दूसरा बी सी कितना दिया हुआ है, पता है भाई 15। ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 15√3m इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। सो इट मीन्स ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया आपका 15√3 मीटर, ठीक है। और जो कि क्या है, हाइट, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग, अच्छा मैंने बिल्डिंग लिख दिया, सॉरी यहाँ पे टावर लिखना है, टावर दिया हुआ है बेटा, आई थॉट बिल्डिंग है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 15√3 मीटर। इज दैट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बस बिल्डिंग की जगह टावर कर रहा हूँ, गलती से मैंने लिख दिया। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी वॉन्ट्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder that he should use, which when sorry थोड़ा पास में ले आता हूँ, इतनी दूर से नज़र नहीं आ रहा। Inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो देखिए आपको 2-3 चीज़ें आपको बतानी है। एक तो आपको बतानी है, ये मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ, जो वहाँ पे जैसा बना हुआ बिल्कुल वही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये है पोल ए बी, ठीक है, और इस पोल की हाइट दी हुई है 5 मीटर, और वो जो वर्कर है उसको काम करना है 3 मीटर बिलो। तो मान लीजिए ये हाइट है आपकी 1.3 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है, एक तो लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब कि हमें DC बताना है। दूसरा हमें बताना है कि लैडर इस पोल से कितनी दूर रखा गया है, मतलब कि BC भी बताना है। समझ में आ गई बात। 2 चीज़ें बतानी, कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दी, जैसे हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड हाइट वेयर इलेक्ट्रीशियन नीड्स टू रीच BD। देखो BD इलेक्ट्रीशियन को कहाँ पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है। कैसे मिलेगा, अगर वो AB में से AD माइनस कर दे तो उसको BD मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बस वही करना है। AB की वैल्यू है 5 माइनस AD की वैल्यू 1.3, ये आ जाएगा 3.7, ठीक है, 3.7 मीटर। अब एक चीज़ उन्होंने और बोली है कि √3 की वैल्यू आप क्या करोगे, 1.73, जो वो बोल देंगे फिर आपको वही यूज़ करना है। एक्चुअली होती भी है कुछ और थोड़ी आगे होती है, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाली हाइट हमें मिल गई, ये वाली मिल गई है कितनी, 3.7 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल पर फोकस करना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब हमें एक तो लैडर निकालना है और ये हमें दिया हुआ है। अभी मैंने आपको यही समझाया कि आपको उन साइड्स का रेशो लेना है जिसमें एक साइड दी हुई हो और दूसरी निकालनी हो। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस और ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको वो वैल्यू यूज़ करनी है जिसमें P और H दोनों आते हों। तो ऐसा तो भाई साइन थीटा में हमने देखा है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा ही होता है क्या, P/H। ज़्यादातर जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो है tan और साइन, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखिए इधर तो साइन थीटा कितना 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कितना हो है BD,
और हाइपोटेन्यूज इज DC। साइन 60 कितना होता है, √3/2। BD कितना है, 3.7 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर और इसको इधर, तो DC इज इक्वल्स टू कितना, 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो DC विल बी 3 4 14, 2 7 14, कैरी 1, 3 2 6 एंड 7, तो 7.4। ठीक है, और यहाँ पर कितना बोला है उन्होंने, 1.73। तो यहाँ से आपको DC की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, DC की वैल्यू आपको मिलेगी 0 4.28 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तो आ गई आपकी DC की वैल्यू। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, कौन सी दो चीज़ें निकालनी है, आपको निकालना है बेस और हाइपोटेन्यूज, आपको दी हुई है, तो इन दोनों को निकाल लो, P और B। ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें P और B दोनों आते हैं, तो भाई मेरे दिमाग में तो एक ही आ रहा है फिलहाल, tan थीटा। वैसे तो और भी होते हैं, tan थीटा क्या होता है, cot थीटा भी यूज़ कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें P B दोनों आते हैं। तो देखो tan थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर 3.7। ठीक है, एंड बेस कितना, बेस इज व्हाट, बेस तो अच्छा सॉरी हमें निकालना है, तो BC ऐसे रहने दो। tan 60 कितना होता है, √3। ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाओ। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 2.14 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, सॉल्व तो आप खुद करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे दो बातें समझ में आती हैं। एक तो लैडर की लेंथ कितनी होगी, 4.28 मीटर। दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि ये जो लैडर है ना, ये पोल से कितनी दूर रखा गया है, 2.14 मीटर। समझ में आ गया, नोट इट डाउन। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, नोट इट डाउन। तो देखते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल नंबर 3 रीड कीजिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो देखिए, मैंने डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ये है हाइट ऑफ द चिमनी, बट एक कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट आपको दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल जो बनेगा वो उसकी आइज से बनेगा ना। तो देखो नॉर्मल आइज यहाँ पर होनी चाहिए थी, बट ये उसके टॉप पर देख रहा है, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब जो ट्राइंगल लिया जाएगा वो AED लिया जाएगा। ये वाला ट्राइंगल तो है ही नहीं, ये तो ट्रेपीजियम है। आपको काम करना है किस पे, ट्राइंगल पे, बट एट द सेम टाइम आपको हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है जो A से लेकर B तक है। तो AB की हाइट आप कैसे बता सकते हो, अगर आप AE में EB और ऐड कर दे तो आपको AB मिल जाएगा। तो पहले आप AE फाइंड आउट कीजिए, और अगर सही से देखो तो EB तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो तो दोनों इक्वल ही है। तो EB इज इक्वल्स टू DC, जो कि कितना है 1.5 मीटर। समझ में आ गया, कुछ बातें आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं मैंने। अच्छा, एक चीज़ और है कि चिमनी से ऑब्जर्वर कितनी दूर खड़ा हुआ है,
28.5 मीटर। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 28.5 मीटर। तो देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिम इज CB कितना 28.5, और हाइट ऑफ द चिमनी आपको बताना है विच इज AB, निकलेगी कैसे AE प्लस EB करके। ठीक है, चलिए अब देखिए इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, अगर आप सही से देखो तो BC जो है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है या नहीं है, विच इज 28.5 मीटर। भाई जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला AED क्या होगा, हमें क्या करना है, अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो तो ये तो है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो आपको पता है आपको वही ट्राइंगल वही फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें एक तो साइड दी हुई हो वो आ रही हो और दूसरी जो आपको निकालनी है। तो P और B, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं, भाई मेरे अकॉर्डिंग दो हैं, एक तो tan वाला दूसरा cot, जो मन करे आप वो यूज़ कर लेना। मुझे तो भाई tan से बहुत लगाव है इसलिए मैं tan वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो भाई tan थीटा कितना 45, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है AE। ठीक है भाई, और बेस कितना है, बेस है DE। तो ये tan 45 कितना होता है 1, AE हमें पता नहीं लेकिन DE तो पता है, DE तो हमें दिया हुआ है कितना 28.5। तो ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 28.5 मीटर कितना आ जाएगा बेटा AE। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है AB की वैल्यू। तो AB कैसे मिलेगा, AB मिलेगा AE प्लस EB करके। तो AE कितना है 28.5 प्लस EB कितना है EB 1.5, यहाँ पर देखो EB कितना है DC के इक्वल और वो कितना है 1.5। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट व्हाट 30। सो इट मीन्स हाइट ऑफ द चिमनी इज कितना 30 मीटर। आई होप कि बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4, नोट इट डाउन। तो अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। रीड कीजिए एक बार अच्छे से। फ्रॉम अ पॉइंट P द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation to the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. You may take root 3 is equals to what 1.732. तो देखिए मैंने कुछ बातें आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं। अगर आप फिगर में देखें बुक में तो ये है आपकी बिल्डिंग। चलिए मैं छोटी मोटी एक बिल्डिंग बना भी देता हूँ। ठीक है, ये है आपकी बिल्डिंग, इस तरीके से ये आपकी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है एक फ्लैग। ठीक है, और किसी एक पॉइंट से अगर आप कि कोई एक पॉइंट है P, अगर उस पॉइंट से आप इस बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे तब जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली नॉर्मल आई यहाँ पर है, आप ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यहीं से आप इस फ्लैग के टॉप पर देखेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। ये ग्रीन कलर अगर नज़र आ रहा तो अच्छी बात, वरना सुन लीजिए ये कितने डिग्री का है 45। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों बातें लिख दी हैं। हमें निकालना क्या है, एक तो फ्लैग स्टाफ कितना है BD, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द बिल्डिंग A, इट मीन्स AP। जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया आप पूरा लिख देना। ठीक है, अब देखिए इधर
पहले हम बात करेंगे BD की। अगर आप इस BD को निकालना चाह रहे हैं ना, नहीं निकलेगा, पहले मत निकालो। पहले आप क्या कीजिए, इसकी हेल्प से आप PB निकाल लीजिए, PA। जब आप PA निकालेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल में आपके पास बेस ऑलरेडी होगा, आप ज़्यादा इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो दी हुई है 10, बस शुरू हो जाइए। क्या इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ABP। अब फिर से वही चीज़ है, अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये P और ये B, तो कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, tan थीटा। कौन सा, P/B, ठीक है। तो देखिए इधर tan थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB, एंड बेस कितना है AP। कोशिश करना कि जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप लिख देना यूजिंग क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी सॉल्व करना है, अदरवाइज़ मुझे बार बार इरेज करना पड़ेगा और एडिटिंग बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं वहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए। देखिए इधर tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। अच्छा AB कितना है, AB ऑलरेडी दिया हुआ है 10, एंड PB नहीं है, सॉरी AP कितना दिया हुआ नहीं पता, यही तो निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AP की वैल्यू आ जाएगी tan√3, और 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.732। अब जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 17.32 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको मिल गया AP। चलो लेट कर लेते हैं कि ये कितना होगा, X कितना होगा, ये X, ठीक है। अब X लेने से होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, बड़ा वाला PAD, ठीक है। फिर से वही केस, बेस एंड परपेंडिकुलर, फिर से यही फॉर्मूला, कौन सा, tan 45, क्योंकि इस बार एंगल कितने डिग्री वाला लिया जाएगा, 45, बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, AD, और बेस कितना है, AP, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, tan 45 तो होता है 1, जब ये 1 हो गया तो AD कितना होगा, AD होगा x + 10 भाई, x + 10, ठीक है। तो x + 10 ओवर AP की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, देखो AP की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास, तो 17.32। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और ये प्लस में इधर जाकर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.32। और x है क्या, x क्या है, BD, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 7.32 मीटर। इसको थोड़ा सा आप लिख देना, ठीक है, कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग इज 17.32 मीटर एंड फ्लैग स्टेप कितना है, 7.32 मीटर। तो ये चीज़ें लिख देना, यहाँ पर स्पेस कम होता है, समझ आना है वो आप समझिए, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखना तो आपको आता होगा, अब आप 10th क्लास में हैं। नोट इट डाउन और देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब हम अपना करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। जल्दी से देखिए, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो 40 मीटर लॉन्ग है। when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower। तो देखिए पहले जब 30 डिग्री था, पहले 60 डिग्री था और फिर 30 डिग्री हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, 40 मीटर। 4 लिख दिया मैंने गलती से, 40 लिखा हुआ है, ठीक है, 40 मीटर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द टावर। तो पहले मान लीजिए इसको मैंने लेट कर लिया है x, ठीक है, और आप चाहो तो इसको मान लो h,
ठीक है, क्योंकि हाइट आपको फाइंड आउट करनी, बार बार आपको ए बी नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक बार एच लिख दो। तो देखिए इधर, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन दिस जो भी लिखना है वो आप अपनी स्टेटमेंट खुद बनाकर अब लिख सकते हो। मैंने 4 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी करा दिए, या फिर आपकी बुक में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलिए देखिए इधर, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी में। देखिए ये दोनों साइडें आपको नहीं दी हुई हैं, लेकिन मैं इसको पहले निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए P और B, देखो इसके सामने P और इसके नीचे क्या होता है बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा। अब आप खुद नोटिस कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, tan थीटा और sin थीटा। अभी तक एक बार sin थीटा, बाकी tan थीटा का यूज़ हुआ है। तो देखिए tan थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना AB और बेस कितना BC। tan 60 होता है कितना √3, AB कितना है h लेट किया हुआ है और BC कितना है x। तो हाइट कितनी हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, x √3 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी हाइट। अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ इन ट्राइंगल बड़ा वाला क्या है ABD, समझ में आ रही बात। तो अब फिर से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो फिर से फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाला है, tan थीटा, लेकिन थीटा इस बार कितना लोगे आप 30, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में एंगल कौन सा है 30 डिग्री का। अब परपेंडिकुलर फिर से AB और बेस क्या है इस बार BD। अब अगर आप सही से देखो तो BD की वैल्यू कैसे मिलेगी, BD कितना होगा 40 + x, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये चीज़ें आप ऊपर लिख लेना, मैं साइड में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। अच्छा tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। एंड AB इज़ व्हाट, AB तो दिया हुआ है h, और BD कितना है, BD अभी हमने निकाला है 40 + x, ठीक है। अब आप चाहो तो h की वैल्यू पुट कर सकते हो, h की वैल्यू क्या है √3x। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखो कैसे, x √3 40 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इससे। जब आप इसको इधर करोगे तो 40 + x आ जाएगा, और इसको इससे करोगे तो √3 × √3 क्या आ जाएगा 3, और x की जगह पर x। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये 40 उधर जाकर देखो ये माइनस होगा तो 2x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर। और ये x क्या था, ये हमें क्या बताना है, 2 चीज़ें। कौन कौन सी 2 चीज़ें, एक तो बतानी है इसकी हाइट, तो हाइट तो आप यहाँ से बता दोगे। हाइट क्या है, देखो इधर हाइट देख कर बताओ, x √3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो कितना हो गया 20 √3 मीटर, ठीक है। √3 की अगर वैल्यू दी हुई होगी तो आप पुट कर दोगे, दी हुई तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है। और दूसरी आपको क्या चीज़ निकालनी है, इसकी डिस्टेंस, ठीक है। इसकी डिस्टेंस बोला है उन्होंने, एक बार रुक जाओ मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बस हाइट बतानी थी, बता दी, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन साथ के साथ में आपको 2 बार ये भी करना पड़ा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप उसको BC ही लिखा रहने दो, उसको आप AB ही लिखा रहने दो, बड़े आराम से आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है, आप बड़े ही आराम से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर पाते हो जब x और h की टर्म्स में होते हैं। जब AB, BC, DC होते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। रीड कीजिए एक बार। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of the multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. बहुत ही easy question है। देखिए अभी तक हमने जितने भी questions किए that were based on
एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज़ होगा। देखिए जस्ट सपोज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस बिल्डिंग के जब आप टॉप पर, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जब आप इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के टॉप पर देखोगे, देखो नॉर्मल आई यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ तक देख रहे हो, इस पर देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। अच्छा अगर ये 30 डिग्री, आप सही से देखो तो ये और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं अलग से बनाकर भी दिखा देता हूँ भाई, ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाली लाइन तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल होगी, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना होगा? 30। तो मैंने वही किया है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से आप बड़ा वाला देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर आप इसके बॉटम पे देखोगे तो कितने डिग्री का बनेगा? 45। तो बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कुछ बातें मैंने लिखी हुई हैं, जैसे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज़ 8 मीटर, जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये है 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? डी सी, मतलब कि ये भी कितना होगा? 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जो बी डी है वो किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसका भी यूज़ करेंगे। अच्छा अब हम बात करते हैं एंगल क्यू पी बी। क्यू पी बी किसके इक्वल है? पी बी डी के इक्वल। किसके इक्वल है? पी बी डी के इक्वल। रीज़न क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल मत लिखना, पूरा लिखना, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी आप लिखना चाहें वो। और एंगल क्यू पी बी, सॉरी पी ए, क्यू पी ए किसके इक्वल है? पी ए सी के इक्वल है, तो पी ए सी के इक्वल है, ये भी क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब देखो ज़रा, इन ट्राइंगल कौन सा वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ? पी सी ए, क्या आपको नज़र आ रहा है? पी सी ए, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी हाइट की। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली हाइट तो हमें पता ही नहीं है, तो चलो क्यों ना इसको हम एक्स लेट कर लें। तो लेट यहाँ पर लिख लेना, लेट पी डी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, मीटर। अब देखो इन ट्राइंगल पी सी ए क्या होगा भाई? tan थीटा, और थीटा कितना? 45। अच्छा tan थीटा होता क्या है, फिर से बता दूं भाई मैं, tan थीटा होता है आपका क्या? P ओवर B, ठीक है। अब देखो इधर P, इस वाले ट्राइंगल में देखो ए पी ए सी, इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले एंगल के सामने वाली पी सी क्या है आपका? परपेंडिकुलर, और बेस क्या है आपका? ए सी, देख सकते हो ए सी क्या है? बेस। तो देखो tan 45 कितना होता है आपको पता है भाई? 1 होता है, और पी सी कितना है? पी सी देखो x प्लस 8, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 8 प्लस एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला? अब ये ऊपर वाला ले रहे हैं, पी डी सी, ये छोटा वाला नज़र आ रहा है, पी डी सी, पी डी सी। पी डी सी में भी वही फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई? पी डी, और बेस कितना है? बी डी, ठीक है। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। देखो आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज इस चैप्टर का क्वेश्चन तो नहीं होना है, क्योंकि अभी तक आपने देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ी हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो पी डी कितना है? x, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा
बी डी कितना है, बी डी इक्वल है ए सी के। तो क्या मैं ए सी की जगह पर x प्लस ये पुट कर सकता हूँ, x प्लस 8 मीटर। मैं यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ कि जो बी डी है ना, बी डी वो किसके इक्वल है, ए सी के, और जो कि किसके इक्वल है, x प्लस 8 के। ठीक है, ये रीज़न ज़रूर लिखना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 8 और यहाँ पे कितना, x रूट 3। ठीक है, अब x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लो। जब एक तरफ करोगे तो कितना होगा, इसको इधर लेकर जाओगे तो 8 इज इक्वल्स टू एक्स रूट 3 माइनस एक्स। यहाँ से आप x क्या ले सकते हो, कॉमन। तो 8 इज इक्वल्स टू कितना, x। अगर आप दोनों में से x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा रूट 3, यहाँ बचेगा 10। और इसको अगर आप फर्दर देखें तो ये डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 8 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अच्छा हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी, क्वेश्चन में किसकी हाइट पूछी थी उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। एक तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मतलब कि इसकी हाइट बतानी है, दूसरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पीसी की वैल्यू क्या है, x प्लस 8। ठीक है, तो x की वैल्यू ये रही 8 रूट 3 माइनस 1 प्लस और 8 ये रहा। ठीक है, तो अब वैसे तो बेसिक कैलकुलेशन है, बट चलो इसको मैं भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं। और दूसरा क्या पूछा था उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस कितना था, AC तो ये रहा, तो AC कितना है, AC आ गया x की वैल्यू तो ये रही 8 रूट 3 माइनस 1 प्लस कितना x। भाई बेसिकली दोनों की वैल्यू सेम ही है, एक ही बता दो, काम चल जाएगा। ठीक है, अब स्पेस नहीं है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए, आप चाहें तो PC की वैल्यू निकाल लीजिए या AC की, एक ही बात है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो मैं बस एक को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरी आप खुद समझ जाओगे। अब देखिए इधर, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई ना करें तब भी हो जाएगा। दोनों तरीके से हो सकता है, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। ठीक है, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में कंफ्यूज होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 8 प्लस, इसको इससे करोगे 8 रूट 3, इसको इससे करोगे -8 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 रूट 3 से ये माइनस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, साइन चेंज करके। तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, ये रैशनलाइजेशन का रूल होता है। अगर नहीं पता तो बेटा बहुत दुखद वाली बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। चलो ऐसा करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 8 रूट 3 एंड रूट 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर मतलब 3, b का स्क्वायर मतलब कि 1। सॉल्व करो तो 8 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2। इससे ये कैंसिल आउट, आंसर क्या जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1। ये भी सही है, हो सकता है आपको ऐसे भी दिया हो सकता है ऐसे दिया हो। इस देखो रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा 3, और जब रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो या यहाँ पर छोड़ो, दोनों ही सही हैं। शायद आपकी बुक में ऐसे ही आंसर दिया हुआ है, लेट मी चेक। हाँ, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर छोड़ेंगे ना
आपको बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिलेंगे अगर 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो। ठीक है, चलो ये नोट करो। देखते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 7। नोट इट डाउन। तो आइए देर किस बात की, देखते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देखिए, पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि एक्चुअली यहाँ पर कोई एक ब्रिज है, ठीक है, और उसके ऊपर से ऐसे रोड जा रहा है। तो अगर इस रोड की बात करें तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है और एक तरफ कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब आपको ये विड्थ बतानी है इस रिवर की, ये जो रिवर है ना इसकी विड्थ बतानी है। इस क्वेश्चन को बेटा समझने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक की ज़रूरत पड़ेगी। बुक में देखो डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इधर इस रिवर से इस ब्रिज के पॉइंट पी की जो हाइट है वो हमें दी हुई है 3 मीटर। बस इतनी सी चीज़ दे दी, फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो Z फॉर्म हो रहा है, Z फॉर्म हो रहा है मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब आप क्या बोल सकते हो, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, APD नज़र आ रहा है भाई, APD। अब देखो हमें क्या निकालनी है, AB विड्थ ऑफ द रिवर कैसे मिलेगी, अगर आप AD में क्या ऐड कर दो, BD ऐड कर दो तो काम बन जाएगा। ठीक है, यही हमें करना है। तो AD हमें निकालना है, PD हमें दिया हुआ है, मतलब कि P दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी तक लगाते आए हैं, tan थीटा। भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। ठीक है, तो P कितना, PD, और बेस कितना, AD। भाई इस ट्राइंगल में तो बेस इतना ही है। ठीक है, और tan 30 होता कितना है, 1/√3। ठीक है, PD कितना है, PD 3, और AD हमें पता नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, PDB। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 45। भाई इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर अभी भी PD और बेस कितना, BD। अच्छा tan 45 कितना होता है, 1, PD की वैल्यू 3, BD कितना नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BD भी पता चल जाएगा कितना, 3 मीटर। तो हमें क्या निकालनी थी बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि क्या थी, AB। कैसे निकलेगी, अगर आप AD में क्या ऐड कर दो, BD। विड्थ क्या है, AB, कैसे मिलेगी, अगर AD में आप क्या ऐड कर दो, BD। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू AD। AD कितना है, 3√3 प्लस BD कितना है, 3 क्या ले सकते हो कॉमन, तो क्या बचेगा, √3 + 1 मीटर। ये है बेटा आपकी विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस जो कि दिए हुए हैं एज एग्जाम्पल्स, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था और आपके एग्जाम्पल्स थे। अगर आपको सब कुछ समझ में आया और वीडियो वाकई ही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।